नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजस्थान के विधानसभा का बजट सत्र 2025 का आगाज हो चुका है। जैसा कि किसी भी बजट सत्र की शुरुआत में होता है, ठीक सब कुछ वैसा ही हुआ। पुरानी परंपरा है, अभिभाषण से चालू होता है, राज्यपाल के अभिभाषण से कोई भी सत्र। ये सत्र भी राज्यपाल के अभिभाषण से चालू हुआ। लेकिन एक परंपरा जो बीते कुछ सालों से नजर आ रही है कि अभिभाषण के दौरान हंगामा देखने को मिलता है, वो भी देखने को मिला। अब अभिभाषण को देखें तो बहुत सी ऐसी प्रमुख बातें हैं जो दिमाग में कौंधती हैं। जैसे पिछले एक साल का लेखा जोखा और उपलब्धियों का अच्छा खासा बखान होना चाहिए था अभिभाषण में। इससे इतर भी बहुत कुछ सुनाई दिया। खासकर गहलोत राज को इस अभिभाषण के दौरान भी याद किया गया। कुछ उपलब्धियां भी गिनाई गई, कुछ वादे कहां तक पहुंचे हैं उसका भी एक लेखा जोखा शॉर्ट में प्रस्तुत किया गया। इधर विपक्ष ने अपना वादा तोड़ा। विपक्ष ने वादा किया था कि अभिभाषण को हम पूरा सुनेंगे, हंगामा नहीं करेंगे। लेकिन अभिभाषण के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा अपने आप को रोक नहीं पाए और एक नोकझोंक का एपिसोड बनता नजर आया राज्यपाल और पीसीसी चीफ के बीच में। इससे इतर भी एक दो बार विपक्षी चेहरे कुछ ना कुछ बोलते या टोका टाकी करते नजर आए। कुल मिलाकर ये आगाज क्या बताता है, क्या दिखाता है और अभिभाषण का एनालिसिस क्या कहता है, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल मेरे साथ हैं और कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। अटल भाई, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अटल भाई, मुझे ये उम्मीद थी कि इस अभिभाषण में मुझे एक साल का पूरा लेखा जोखा नजर आएगा, पिछले बजट घोषणाओं की प्रगति नजर आएगी, लेकिन वो तो आंशिक ही नजर आया। आज भी गहलोत राज को कोसने से कोई मतलब या कोई हित साधता है क्या? देखिए स्वप्निल जी, ऐसा है कि राज्यपाल है वो अपना भाषण अपने स्वतः प्रसन्न ज्ञान से लेते हैं। और जो उन्होंने कहा कि भी कारण राज्यपाल साहब हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भी पिछली बार जो सरकार थी उसमें ये तो हुआ और ये कुछ कमियां रही, और इस सरकार के साथ ये अभी चल रहा है। क्योंकि वो राज्यपाल जिम्मेदार है, स्वस्थ व्यक्ति वही है, तो वो बताएंगे ना कि कार्यकाल में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। और अभिभाषण में उनको, जैसा कि पहले से ये डिस्कशन किया गया था कि भाई राज्यपाल साहब का अभिभाषण है वो बहुत शांतिपूर्वक चलेगा। और देखिए उनको टोका टाकी करने की कोशिश की गई, जैसा कि जबकि वादा ये था कि वो टोके भी इनका अभिभाषण शांतिपूर्ण तरीके से सुना जाएगा। नहीं, लेकिन लंबे समय के बाद अटल भाई, मैं थोड़ा सा आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूं। बहुत लंबे समय बाद ना प्रदेश ने भी अभिभाषण सुना है। टोका टाकी थी, हंगामे के संकेत थे, हुआ नहीं, सबने अभिभाषण सुना। अच्छा, एक फ्रेंडली जेस्चर विपक्ष की तरफ से यहां पर नजर आया कि चलो हम भी अभिभाषण को कम से कम प्रदेश को तो सुनने देते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा मतलब एक अच्छा जो सत्र है वो ऐसा ही अगर इसी तरीके से हो तो बहुत बढ़िया बात है कि एक दूसरे का सम्मान किया जाए, एक दूसरे की बात सुनी जाए, समस्याओं को समझी जाए और प्रदेश के लिए काम मिलजुल करके काम किया जाए। लेकिन बात वहीं पर रह गई ना अटल भाई कि अभिभाषण से बहुत कुछ जो पता चलना था, कम से कम स्वतः स्तुति गान भी जो होता है वो भी अगर हो तो कम से कम बीते एक साल को लपेट कर तो हो। देखिए ये राज्यपाल साहब इसमें क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, किस तरीके से कहेंगे, क्यों कहेंगे, इस पे हम लोगों का क्या, हम इस पे कोई बात नहीं, हमें केवल सुनना होता है। राज्यपाल का अभिभाषण वो प्रदेश के लिए होता है, प्रदेश की जनता के लिए होता है, और वो जो बताना चाहते हैं वो उनका अपना मंतव्य रहता है। लेकिन आप भी जानते हो अटल भाई, स्क्रिप्ट कहां से आती है। हम सभी जानते हैं, प्रदेश की पूरी जनता जानती है कि स्क्रिप्ट कहां से आती है अभिभाषणों की। कि हम सहयोग करते हैं, हम सहयोग करते हैं, लेकिन ये उनका अपना निजी स्वतंत्र विचार होते हैं, उसमें सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। सरकार के किसी व्यक्ति ने यदि कोई बात कही है तो आप बताइए। हाँ, किरोड़ी लाल मीणा जी ने कही है। देखिए किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, वो हमारे वरिष्ठ हैं। हाँ। और
किरोड़ीलाल मीणा जी हैं, वो कोई बात रखते हैं तो वो आप अगर उनको, उन्होंने बहुत स्वतंत्रता से कोई बात कही है हाँ, तो हमेशा उनका स्वागत रहा है। आप बताइए उन्होंने क्या कहा एक्चुअली जिसका स्वागत नहीं हुआ? उन्होंने ये कहा कि हाँ में हाँ मिलाने वालों का चलता है, ना बोलने वालों का नहीं चलता है। और वो आज भी अपने आप को विपक्ष की तो भूमिका में ये ज्यादा बेहतर मानते हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने गहलोत राज में जब विपक्ष के तौर पर मैंने जो उन्होंने मुद्दे उठाए वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए अब तक। स्वप्निल जी बेसिकली उन्होंने ये कहा कि भाई जो अभी नैतिकता का विषय है हाँ, कि अभी जिस तरीके की मतलब पूरे देश भर में, या ऐसे मानिए जो भारतीय उसके अंदर चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, और या कहीं और, वहां पर नैतिकता के हिसाब से उन्होंने कहा ज्यादातर हाँ में हाँ मिलाने वाले आगे बढ़ जाते हैं। ये एक सामान्य नैतिकता का ठीक है, विषय है। ठीक है, इसको किसी सरकार के संदर्भ में देखना ठीक ठीक है। नहीं। मुझे ये अच्छा लगा कि बहुत ज्यादा शिकायत इस बार विपक्ष से बीजेपी को नहीं है, लेकिन शिकायत मुझे तो है। मेरे साथ डॉक्टर अविनाश शर्मा भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका भी स्वागत है अविनाश जी। परुष भाई, शिकायत ये है कि जब आपने कहा था कि अच्छे से सुनने देंगे तो सुनने देते ना, मतलब टोका टाके की जरूरत थी क्या, या कसम ही खा ली कि राज्यपाल को हम बेइज्जत करेंगे ही करेंगे? स्वप्निल भाई, देखिए आप राजस्थान का यदि पिछला इतिहास उठा के देखेंगे, चाहे वो हमारी सरकारों का हो, बल्कि हमारी सरकारों में तो यहाँ तक हुआ कि अभिभाषण के दौरान न सिर्फ हंगामा किया गया बल्कि विपक्ष के द्वारा कई बार वॉकआउट भी कर दिया गया। देखिए, इस सरकार की असल में मंशा जो है वो सदन चलाने की कहीं थी नहीं। आपको ध्यान होगा कि 3 या 4 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और उसमें बैठ करके सब चीजें सेटल हो गई थी कि भाई किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, विपक्ष अपना जो है सकारात्मक दायित्व निभाएगा, सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष के वाजिब सवालों का सबका जवाब देगा। परंतु जैसे ही वो बैठक खत्म होती है उसके बाद में आके सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह मैडम जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक बहुत हल्का और एक स्तरहीन बयान देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ना, और फिर आज वाले प्रकरण में देख लीजिए, अटल भाई विद्वान प्रवक्ता हैं, मैं इनकी तारीफ करता हूँ, निजी जीवन में भी तारीफ करता हूँ, वैसे भी इनकी तारीफ करता हूँ। इनकी मजबूरी देखिए आप, क्या मजबूरी होगी कि इनको टीवी पर अपने ज्ञान को छुपा करके अज्ञान प्रदर्शित करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि भाई ये ना राज्यपाल अभी महोदय ने तो जो अपना अभिभाषण पढ़ा वो खुद की मर्जी से पढ़ा, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं होता। जबकि पॉलिटिकल साइंस का 11वीं क्लास का विद्यार्थी बता देगा राष्ट्रपति महोदय हुए वो सरकार के द्वारा लिखा। नहीं, लेकिन उसको मैंने टोक लिया है, मुझे नहीं लगता कि उसको दोबारा बोलने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, देखिए सहयोग दिया जाता है। अटल भाई, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। एडिटिव पढ़ते हैं, गलत बात, सहयोग नहीं देते, एडिटिव पढ़ते हैं राज्यपाल महोदय भाषण को, सरकार का लिखा हुआ भाषण होता है। दूसरी बात देखिए, मैं आपसे इस बात को भी कहना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के मुंह से वो सब बातें बुलवाने का प्रयास किया गया कि जिससे कि कांग्रेस चौंके और कांग्रेस सदस्य वॉकआउट करे, हंगामा करे, ताकि इस सरकार को ये आप जरूरत से ज्यादा खींच रहे हैं परुष भाई। मेरे हिसाब से ये आप जरूरत से ज्यादा खींच रहे हैं। नहीं परुष भाई, आई एम सॉरी, ये आप जरूरत से ज्यादा खींच रहे हैं। तारीफ करी नहीं परुष भाई, आप दिल का ताड़ बना रहे हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों बना रहे हैं। क्योंकि देखिए, जहां तक स्टेटमेंट की बात है, जब टीकाराम जूली विधानसभा के बाहर खड़े होकर सत्र से पहले, मैं आपको 24 घंटे पीछे ले जा रहा हूं, जब वो ये कहते हैं कि जहां हाथ रखो वहां मुद्दा है, देखना क्या होगा। जब आपकी एक विधायक आज एक जैकेट पहनकर आती हैं कि समरावता कांड की जांच हो, तो वो क्या था? या फिर आपके एक विधायक नीम का थाना जिले पर अपनी बात रखने के लिए कपड़े पहनकर आते हैं, तो ये भी तो एक तरह से चिढ़ाना ही हुआ ना। आप ये सारे मुद्दे तो जब सत्र का पहला दिन होगा तब करना। स्वप्निल भाई देखिए, हमें इस बात को समझना होगा कि जो हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली जी ने जो बात कही थी वो मंत्री जी की बात के जवाब में कही थी, ये तथ्य है और रिकॉर्ड के ऊपर बात है। दूसरी बात देखिए, एक विधायक जो होता है, विधायक का जो प्राथमिक दायित्व होता है वो अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं को सदन में उठाना होता है, सरकार को उसमें ध्यान आकर्षित करना होता है। भले ही वो किसी पार्टी का सदस्य होता है, विधायक चाहे किसी भी पार्टी को, परंतु उसका प्राथमिक दायित्व अपने खुद के निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाना प्राथमिकता के तौर पे। परुष भाई, सब जानते हैं कि जो पहला दिन होता है ना, उस दिन शोकाभिव्यक्ति होती है। नहीं, 2 मिनट परुष भाई, मैं एथिक्स पर बात कर रहा हूँ। 2 मिनट सुनिए ना परुष भाई, सुनिए तो सही। अत्याचार किया गया, रात को उनके परुष भाई, आग लगा दी गई, एक छोटा सा सवाल है, एथिक्स पर सवाल है, सुनिए तो सही। मांग उठाना गैर। अरे परुष भाई, हाँ 2 मिनट सुनिए ना परुष भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, एक बहुत साधारण सा एथिक्स पर सवाल है। सब जानते हैं पहले दिन अभिभाषण के बाद शोकाभिव्यक्ति होती है ना। शोकाभिव्यक्ति का एक अपना डेकोरम होता है। क्या इस तरह के जैकेट्स या इस तरह के कपड़े शोकाभिव्यक्ति के डेकोरम के साथ जाते हैं?
देखिए स्वप्निल भाई, मैं आपसे इस बात ही को कह रहा हूँ कि जो विधायक जो होते हैं वो विधायक जनता से चूंकि जुड़े हुए होते हैं, और वे किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य तो होते हैं, परंतु उनका प्राथमिक दायित्व अपनी पार्टी से ज्यादा अपने क्षेत्र की जनता के प्रति होता है। ठीक तो जनता तो उनसे शाम को जब विधायकों के आप आवाज पर जाकर के देखिएगा, शाम को चाहे सत्ता पक्ष की हो विपक्ष की हो, शाम को लोगों की लाइनें लगी पड़ी होगी और फोनों की लाइनें लगी पड़ी होगी कि साहब आज विधानसभा में ये वाला मुद्दा जरूर उठाना, फलानी समस्या देखो बच नहीं जाए। विधायक साहब आप भी संघर्ष कर रहे थे इतने समय से। ठीक है पौरुष भाई, अब मैं डॉक्टर अविनाश शर्मा को भी शामिल करना चाहता हूँ। पौरुष भाई मैं आपको रोक रहा हूँ। डॉक्टर अविनाश शर्मा, मैं आपको शामिल कर रहा हूँ अब डिबेट में। अभिभाषण का अगर हमको एनालिसिस करना हो तो जो मेरा अपना एनालिसिस कहता है वो ये कहता है कि आपने यूपी के महाकुंभ की तारीफ कर ली, आपने केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ कर ली, एक बड़ा सेक्शन आपने गहलोत राज को कोसने में भी बिता दिया, लेकिन बीते एक साल की उपलब्धियों पर कुछ लाइनें या कुछ ही पॉइंट्स जैसे ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, ये सारी चीज़ें थोड़े बहुत आंकड़ों के साथ अभिभाषण में आई हैं, जबकि मेरे हिसाब से मेजॉरिटी में एक साल का रिपोर्ट कार्ड अभिभाषण में कवर होना चाहिए था, जो उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से हमें उम्मीद थी या पत्रकारों को उम्मीद रही होगी आगे के एनालिसिस के लिए। देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले मैं आपको ये बात एक बहुत ही तार्किक तरीके से समझा दूं कि राज्यपाल जो होता है वो इस प्रदेश का मुखिया होता है। और वो चाहे सरकार, राज्यपाल किसी भी पार्टी से चुन करके आया हो, राज्यपाल किसी भी पार्टी से संबंधित रहा हो, लेकिन जब वो राज्यपाल के संवैधानिक पद पर बैठता है तो संवैधानिक पद पर उसके लिए जो भी सरकार चल रही हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, वो उस सरकार का जो भी मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है। पहले तो ये एनालिसिस किया जाए, नंबर 1। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राज्यपाल ने जो भी भाषण दिया है वो कोई सरकार का लिखा हुआ भाषण नहीं है। आपने कभी भी देखा होगा तो राज्यपाल ये कहता है मैं और मेरी सरकार, मैं और मेरी सरकार, ठीक है। नहीं, लेकिन तो स्क्रिप्ट तो सरकार से ही आती है, ये मोटे तौर पर स्क्रिप्ट तो सरकार से ही आती है। अविनाश भाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, यही परंपरा चली आ रही है। स्वप्निल जी, मैं आपको यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और पूरे जो हमारे दर्शक है उनको भी यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि राज्यपाल जो होता है वो एक जो सरकार का लेखा जोखा होता है, उसके आगामी वर्ष के कार्यक्रम, उसके पीछे के किए हुए कार्यक्रम, ये सब कुछ एक उस पे रहने चाहिए पोर्टफोलियो पे। तो उन्होंने क्या गलत किया ये बताइए आप। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे ऐसा लगा कि पिछले एक साल का लेखा जोखा कम था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं था, कम था। जितने सारे इश्यूज हैं उसको कवर नहीं किया गया। रियलिटी यह है कि विपक्ष जिन मुद्दों के साथ तैयारी कर रहा था उसके आंकड़े अगर आज ही अभिभाषण में आ जाते मजा आ जाता। स्वप्निल जी, इशू कोई भी नहीं था। सरकार ने, भजन लाल जी की सरकार ने एक बहुत अच्छा बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया, राजस्थान में निवेश लाने का काम किया। तो भजन लाल जी की सरकार ने तो बहुत सारे काम किए हैं। तो आज अभिभाषण में गिराने से दूरी क्यों बढ़ती? उल्लेख क्यों नहीं किया, काम किए तो बात इस बात की हो रही है। हाँ, नहीं ठीक है। तो आज राज्यपाल महोदय ने ये रणनीति भी हो सकती है पौरुष भाई, ये रणनीति भी हो सकती है, और अगर रणनीति है तो बहुत शानदार रणनीति है। देखिए मैं बता रहा हूं ये रणनीति भी हो सकती है, और अगर ये रणनीति है तो बहुत शानदार रणनीति है। विपक्ष के मुंह को बंद करने का हथियार या आंकड़े ही बनेंगे जिस दिन ये सवाल उठाए जाएंगे, मेरे ख्याल से। कांग्रेस के बड़े भाई जो ये बात कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस के एक बड़े भाई जो बात कर रहे हैं, तो ये क्या गहलोत शासनकाल में भूल गए थे क्या सारी बातें? ठीक है भाई, गहलोत शासनकाल में राज्यपाल महोदय भले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त थे, पर राज्यपाल महोदय को अभिभाषण सरकार के द्वारा ही लिख करके दिया जाता है। अब 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। और कांग्रेस की सरकार में अगले सेक्शन पे जा रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट। अरे बस 2 मिनट, 2 मिनट। ठीक है पौरुष भाई रुक जाइए प्लीज। अविनाश जी नहीं, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आप 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। पौरुष भाई 2 मिनट रुक जाइए, पौरुष भाई 2 मिनट रुक जाइए। अविनाश जी मैं आपको भी रोक रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप दोनों रुक जाइए। अब आप अटल खंडेलवाल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं देखिए मैं चाहता था कि ये जो भाकर वाला इशू है वो पहले दिन सॉल्व हो जाए, और मुझे खुशी है कि सत्ता पक्ष की तरफ से ही प्रस्ताव आया, होना भी यही चाहिए था, एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए वो हुआ।
और उनका निलंबन खत्म कर दिया गया। पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको झलक मिल चुकी है, और रही बात आपके सवालों के जवाबों की तैयारी की, वो पिछले हम सत्र में देख चुके हैं किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि भाई पूरी तैयारी के साथ आया करो, है ना। अब मसला यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो किरोड़ी लाल मीणा कह रहे थे हाँ हाँ मिलाने वाले तो चल जाते हैं, तो वो जब तक हाँ हाँ चलती रहेगी तब तक सत्र चलता रहेगा, अपनी बात की और हम चले गए, जवाब उतने मजबूत आ पाए या ना आ पाए, कंसीडरिंग कि पिछले सत्र में भी कृषि विभाग से जुड़ी जो जवाब हमें जिनसे चाहिए थे वो मौजूद नहीं थे, और इस सत्र में उन्हें परमिशन मिली है एब्सेंट रहने की या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन वो नहीं रहेंगे तो फिर उनका कोई सब्स्टिट्यूट ही उस पद उसको संभाल रहा होगा। स्वप्निल भाई, आपने भी कल शायद ये सुना होगा या पढ़ा होगा या देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद की जितने भी हमारे माननीय मंत्री हैं उन सबको बुलाया, एक बैठक ली, उसमें स्पष्ट किया कि हेलो, उसमें बहुत स्पष्ट किया कि जो भी मंत्री हैं वो जितने भी सदस्य हैं अपनी समस्या बताएं, उस समस्या को समझिए, उस विषय को समझिए और उसके समाधान के लिए वो पूरी तैयारी करते हैं। तो हमारा बिल्कुल ये है कि भी जनता की चुनी हुई सरकार जनता के लिए, ये नहीं कि वो हमने ये भी निर्धारित मतलब स्पष्ट किया, सभापति महोदय ने भी ये स्पष्ट किया कि सभी को नियमानुसार समय दिया जाएगा। हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि भी एक जो सवाल है उसको 4 अलग अलग तरीके से ना पूछा जाए। हमने मंत्रियों से ये भी बहुत स्पष्ट किया कि कई बार प्रश्न है बड़े व्यक्तिगत आ जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ज्यादा ना लें और उसको थोड़ा सा आप साइडलाइन कर दें। नहीं, ये भी कहने की कोशिश की, जैसे आप देखिए मुकेश भाकर जी का प्रश्न था, सुनिए, देखिए मुकेश भाकर जी का प्रश्न था, तो हमने ऐसा नहीं है कि उनसे कोई प्रेजुडिस हो करके और बहुत ज्यादा, हमने कहा नहीं, ये भी चुने हुए व्यक्ति हैं और ठीक है हो गई गलती, तो हमने सामंजस्य की भी सदन चले, लोगों ये सदन है वो लोगों के लिए है और लोगों की समस्या मैं यही तो कह रहा हूं, अगर लोगों के लिए है तो किसानों के लिए भी है। पिछली बार तो कृषि मंत्री आए ही नहीं, इस बार भी कोई उनका जिम्मा संभालेगा ही। एक साल जिस व्यक्ति ने विभाग संभाला है उसको कब तोले हम, इसी पीरियड में तो तोलेंगे ना। अरे उनको मंत्री रहना है तो बना कर रखिए, नहीं बनना है तो उनको हटाइए ना, ताकि कम से कम एक वो व्यक्ति वहां पर मौजूद रहे जिससे किसान अपने सवाल पूछ पाए। स्वप्निल जी देखिए, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे अब मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनकी जगह कोई और उस प्रश्न को लेगा। माननीय वासुदेव नानी जी जो सभापति है, उन्होंने कहा ना कि एक मिनट परुष भाई आपको मौका दूंगा ना, मैं परुष भाई मैं आपको मौका दूंगा, परुष भाई मैं आपको मौका दूंगा, इसे बीच में बोलेंगे तो सही नहीं है। अटल जी अपनी बात जारी रखें। परुष जी देखिए, स्वप्निल जी ने जो कहा मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ कि भाई बेसिकली जितने सवाल आए हैं 90% तक उनके जवाब आ चुके हैं, 10% भी जल्दी ही सदन में आ जाएंगे, दिख जाएगा। तो हमारी मंशा ये है, स्पष्ट किया है उन्होंने, ठीक है, दिख जाएगा। नहीं कि हम ऐसा नहीं कि अनुत्तरित रहेंगे आपके सवाल, दिख जाएगा। हम भी ये चाहेंगे कि सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे और बहुत ज्यादा, हाँ बस वो दिखना चाहिए, वो दिख भी जाएगा ना अटल भाई। देखिए वक्त सबका जवाब देता है, वक्त के साथ इसके जवाब मिल जाएंगे। बस इतना सा है कि जिस तरीके की भाषा या शैली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, सदन सत्र शुरू नहीं हुआ उसके पहले कह रहे ईंट से ईंट बजा देंगे। अब ये कौन सी शैली हुई? अगर इसी मंशा के साथ आएंगे, ठीक है आ गई आपकी बात। एक है कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, ठीक है और जिंदा है। परुष भाई को इसको बैक करना होगा। परुष भाई ये ललकार की जरूरत थी, ईंट से ईंट बजा देंगे, पहले सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये कि आपके इश्यूज बटे हुए लग रहे हैं आज आपके, मतलब एक बात बताइए, अगर जिले खत्म हुए हैं और एक व्यक्ति, एक विधायक नीम का थाना का पहन के आए, वो कांग्रेस का स्टैंड क्यों नहीं हो सकता था? आज कोई काली पट्टी नहीं, आज अपने लोगों का साथ नहीं दिया, क्या आपके इश्यूज बटे हुए? अगर इश्यूज बटे हुए हैं तो आप सिर्फ सदन का टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, हंगामा करेंगे, ये फैक्ट है।
स्वप्निल भाई देखिए, दिखने में एक रस्सी एक लगती है, परंतु अगर एक रस्सी को यदि हम उसको खोलने लगेंगे तो उसमें 100 या कई बार 100 से भी ज्यादा तार निकलते हैं। तो 100 तार जब एकत्रित होते हैं, जब वो रस्सी बनती है, और बाबा वो सारे तारे एक ही स्वभाव की होती है ना, मुझे या आपके उसमें तारे एक स्वभाव की थी नहीं क्या? आपने जवाब मांगा, मुझे जवाब तो दे दीजिए। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ कि देखिए, विधायक आपने जिले वाली बात कही, आपने जिले वाली जो बात थी, निश्चित तौर पे आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का दिन था, श्रद्धांजलि का दिन था, तो कांग्रेस पार्टी के नाते, पार्टी शब्द काम में ले रहा हूँ, विधायक का दल काम में नहीं ले रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के नाते हमारा फर्ज था कि हम जो सदन की जो स्थापित परंपरा है उनका सम्मान करें। परंतु जो हमारे विधायक ने जो पोस्टर लगा करके आए थे, वो उनकी एक विधायक होने के नाते उनकी व्यक्तिगत पीड़ा थी। वो समय किसी पार्टी के विधायक तो थे, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, परंतु वो जिस विधानसभा क्षेत्र के थे और वहां का जिला खत्म हो गया, उसकी पीड़ा की अभिव्यक्ति उनकी व्यक्तिगत थी, और शाम को उनको अपनी जनता को जवाब देना था। ये बात भी मैं आपको बता दूं, और हर विधायक को देना पड़ता है। शाम को कौन मांगता है जवाब? सबको पता है पहले दिन क्या होता है। जवाब कौन मांगता है? जनता जवाब मांगती है। जनता आपसे भी जवाब मांगेगी ना भाई। पहले दिन कोई काली पट्टी नहीं, पहले दिन कोई जैकेट नहीं, पहले दिन कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं। आपने क्या किया? दूसरी बात पौरुष भाई, नहीं, जनता आपसे जवाब नहीं मांगेगी। पहले दिन आपने क्या किया? ये कह रहे थे, बोले कि हमारे उसूल पे आंच आए तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अरे भाई, आपके उसूल पे जब आंच नहीं आती, क्या कि जब आपका पूरा समय चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, नेहरू जी से लेकर के वर्तमान राहुल गांधी तक को कोसने अब अपना समय पूरा गुजार देते हैं। संसद में आज आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी से जब मीडिया को संबोधित करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने संसद में तो आज आपने सोनिया गांधी को भी देखा होगा, राहुल गांधी को भी देखा होगा, आज वो क्या करके गए संसद में। प्रधानमंत्री जी के मित्र ट्रंप ने सैकड़ों भारतीयों को वहां से निकाल के बाहर भेज दिया। ठीक है, और भारतीयों को वापस डिपोर्ट पौरुष भाई, अब मैं आपको रोक रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, अब पौरुष भाई, आप लोग विपक्षी बाहर करवाओगे, अब रुक जाइए, जिम्मेदारी समझोगे, पौरुष भाई जिम्मेदारी स्वीकार करोगे, रुक जाइए, अपनी जिम्मेदारी को की कमियां मान करके। ठीक है पौरुष भाई, अब आपको रुकना होगा। मैं एक चीज मैं यहाँ पर कह दूं कि आज सेंटर में जो चीजें सुर्खियां बनी, जिस तरह के बयान सुर्खियां बने, उसमें से एक बयान तो पौरुष भारद्वाज बता ही रहे हैं। दूसरा बयान जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का, हालांकि वो बयान नहीं था, वो आउटबर्स्ट था या क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी क्वेश्चनेबल है, इसलिए हम उस पर न जाएं कि आज दिल्ली में किसने क्या कहा है, आज राजस्थान विधानसभा में किसने क्या कहा है, हम उस पर इस डिबेट में रुकेंगे। जो डिबेट वो अगले, ये चर्चा करेंगे जरूर, लेकिन अगले किसी डिबेट में। डॉक्टर अविनाश शर्मा, मैं आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आ रहा हूं। अभिभाषण के सार के हिसाब से आज राजस्थान अपने सबसे अच्छे दौर में, जिसमें यूपी का भी योगदान है, हरियाणा का भी योगदान है, सेंटर का भी योगदान है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब राज्यपाल ने एक गांव में उनके दौरे को कोट किया और उन्होंने वहां से जुड़े अपने एक्सपीरियंस को भी बताया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सचमुच वैसी हरियाली है जो कागजों के बाहर नजर आने वाली हो? देखिए स्वप्निल जी, जिस प्रकार से विपक्ष का आज जो रवैया रहा राज्यपाल के अभिभाषण पे, तो विपक्ष तो कभी संवैधानिक व्यवस्थाओं पे यकीन नहीं करता। नहीं अविनाश जी, मैं आपको क्रॉस करूंगा। विपक्ष के पास तरीका था, वो वॉकआउट कर सकता था, वो लगातार चिल्ला सकता था, वैसा विपक्ष ने नहीं किया है। कम से कम आज पूरे प्रदेश ने बहुत लंबे समय के बाद एक अभिभाषण पूरा सुना है। बीच बीच में टोका टोकी तो की है, वो भी गलत था, लेकिन की है। और सर्वदलीय बैठक के बाद में सरकार के मंत्री ने, अरे आप अपने वादे से मुकर गए पौरुष भाई, छोड़ दीजिए ना सर्वदलीय बैठक में। आज आपने जो वादा किया था उससे आज आप मुकर गए। खैर, अविनाश शर्मा जी, अरे अभिभाषण में यही सब होता है भाई, शुरुआत किसने करी का सवाल कहां से आ गया? हमारे कांग्रेस जिनकी सरकार का एक मंत्री जो अपनी व्यवस्था को नहीं मानता। पौरुष भाई प्लीज, पौरुष भाई रुक जाए, पौरुष भाई रुक जाए, पौरुष भाई रुक जाए, आपका समय हो चुका है। अब डॉक्टर अविनाश शर्मा बोल रहे हैं। अविनाश शर्मा बोल रहे हैं। पौरुष भाई आपका टाइम हो गया है, प्लीज रुक जाए। बोलना ही मत सीखिए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, प्लीज बोलना सुनना भी सीखिए। चलिए अविनाश जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। जो मैंने मेरा सवाल आप सुन ही चुके हैं। स्वप्निल जी, मैं कुल मिलाकर तो इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, जो विपक्षी हमारे जो थे और उन्होंने जिस प्रकार से राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में नोक-झोंक की है और राज्यपाल के 1 घंटे 26 मिनट के अभिभाषण पे जो उन्होंने धोखा-टोकी की है, वो किसी भी प्रकार से न्याय उचित नहीं था, नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना तो है कि संकेत मिल गए हैं आगे का सत्र कैसा रहने वाला है इसके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।